आयशा हैरानी से अपने सामने खड़ी षष्ठी को देख रही थी, जिसने अभी अभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आयशा ने इतना कहा ही था कि षष्ठी ने उसके दूसरे गाल पर इस तरह से एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, इसी तरह से मेरी हिम्मत हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की। एक और चाहिए क्या, यकीन दिलाने के लिए? आयशा इस वक्त गुस्से से लाल आंखें लिए अपने दोनों हाथ अपने दोनों गाल पर रखकर षष्ठी को गुस्से से घूर रही थी, जिसने अभी अभी उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। षष्ठी की आंखों में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था। आयशा ने गुस्से से षष्ठी के हाथ को पकड़कर मरोड़ने की कोशिश की, पर षष्ठी ने पूरी ताकत दिखाकर उसके ही हाथ को उसकी पीठ के पीछे लगाते हुए कहा, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं कोई अबला नारी वारी नहीं हूँ। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। अगर चाहूँ ना, अभी के अभी तुम्हारे दोनों नाजुक हाथ तोड़ सकती हूँ, पर फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे काम में अगर टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये मैं खुद नहीं जानती। विधान ने जब देखा कि यह लड़की प्रोडक्शन कास्ट के लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजी कर रही है, उसने गुस्से से शशि को आयशा से दूर करते हुए कहा, बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो तुम इस तरह से यहाँ पर किसी भी प्रोटेक्शन कास्ट के इंसान को परेशान नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर खान तुम्हें कुछ क्यों नहीं कह रहे, या फिर तुम कौन हो, पर इस तरह की बदतमीजी हम लोग सहन नहीं करने वाले। शशि ने विधान को घूरते हुए कहा, दिमाग खराब मत करो। पहले से ही मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका है, और तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? शशि के मुंह से दोबारा वही बात सुनकर इस बार विधान ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा नाम है विधान कौशिक। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती, या फिर बस दिखावा कर रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं? विधान के मुंह से उसका नाम सुनकर शशि को सोचने लगी। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम हो वह सुपरस्टार जिसकी दीवानी मेरी दोस्त काव्या है। उसकी इतनी घटिया चॉइस। तुम्हें देखकर तुम कहीं से भी सुपरस्टार नहीं लगते। पता नहीं आजकल की लड़कियों के टेस्ट को क्या हो गया है। शशि ने अजीब सा मुंह बनाकर विधान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर विधान के साथ साथ वहां पर मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया। विधान को फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार और सबसे हैंडसम हीरो समझा जाता था, और सामने खड़ी लड़की उसे इस तरह से देख रही थी जैसे वह कोई एवरेज लुकिंग सपोर्टिंग कास्ट का मेंबर हो। विधान को आज तक किसी लड़की ने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि सृष्टि दिमागी रूप से बीमार है, क्योंकि उसकी हरकतें भी उसी तरह से थी। विधान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। शशि ने भी विधान की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें टेढ़े टेढ़े कह रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। शशि की बात सुनकर विधान ने कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शशि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी फ्रेंड को पहले ही दिन यहाँ पर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इनफैक्ट पहुंचा दिया है, और उस इंसान को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने उस इंसान को इतनी आसानी से छोड़ दिया तो फ्यूचर में यहाँ के लोग मेरी बेस्ट फ्रेंड को इसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि वह एक न्यू कमर है। शशि की बात सुनकर इस बार विधान ने कहा, अगर तुम काव्या की दोस्त हो तो काव्या को क्या हुआ है, मुझे बताओ। पर तुम्हारी हरकतें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम काव्या की दोस्त हो सकती हो। विधान की बात सुनकर शशि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। उसने इतना कहा ही था कि बाहर से 10 से 12 बॉडीगार्ड अंदर आए। उनको देखकर हर कोई समझ गया कि ये जरूर षष्ठी के ही होंगे। वह लोग सीधा जाकर षष्ठी के पास खड़े हो गए। षष्ठी ने उन लोगों को पहचान लिया, क्योंकि उसने इन बॉडीगार्ड्स को पहले आदित्य के साथ देखा था। इसलिए उसने उन बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे पकड़ लो। इतना कहकर उसने किंजल की तरफ इशारा कर दिया। वहीं किंजल इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करो। वह बार बार यही कह रही थी, और उन बॉडीगार्ड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए वहां से लेकर चले गए। षष्ठी भी उनके पीछे पीछे चली गई। उसने पलटकर सभी लोगों की तरफ देखकर वार्निंग भरी आवाज में कहा, इस बार बस वार्निंग दे रही हूँ,
अगली बार मेरी काव्या को तुम लोगों की वजह से कुछ भी हुआ तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह तेजी से बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली गई। वहीं विधान तो हैरानी से इस लड़की को देख रहा था, जो कि किसी तूफान की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के प्राइवेट एयरपोर्ट पर आदित्य अपने प्राइवेट जेट से काव्या को गोद में लेकर बाहर निकला। काव्या अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे के धब्बे पहले से भी ज्यादा बढ़ गए थे और अब उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। पर आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जब काव्या सो रही थी तब उसे नींद का इंजेक्शन दे दी थी, ताकि होश में आने के बाद काव्या दोबारा रोना स्टार्ट न कर दे। कैलिफोर्निया एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आदित्य काव्या को लेकर एक कार में बैठ गया। कार काफी ज्यादा लग्जीरियस थी। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड की 4 से 5 गाड़ियां चलने लगीं। करीब 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक बड़े से आलीशान घर के सामने आकर रोकी। आदित्य काव्या को लेकर गाड़ी से बाहर निकला और सीधा उस घर के अंदर चला गया। यह आदित्य का ही घर था। आदित्य जब भी किसी कंट्री काम के लिए जाता था तो वहां पर होटल में रुकने की जगह पर वह एक विला खरीद लेता था। इसलिए उसका लगभग हर कंट्री में एक घर तो था ही। उसे होटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आदित्य काव्या को लेकर सीधा सेकेंड फ्लोर पर एक रूम में चला गया। आधे घंटे के बाद एक 50 साल की उम्र के आसपास का आदमी आदित्य के सामने खड़ा था। यह अमेरिका का स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। लोग इन्हें जादूगर भी कहते थे। लोगों का मानना था कि जिस किसी की चोट का ये इलाज करते हैं उसके चेहरे पर या फिर उनके शरीर पर कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता। उस डॉक्टर ने रिक्वेस्ट के साथ आदित्य के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैंने उनके चेहरे के ट्रीटमेंट कर लिया है। जरूर किसी ने कोई केमिकल उनके फेस पर अप्लाई किया है और उनका फेस काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जिस वजह से उनके चेहरे की एक कंडीशन हो गई है। पर आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक उनका चेहरा काफी हद तक ठीक हो जाएगा और उनका चेहरा पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उन्हें प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है और उनके चेहरे पर खुजली भी हो सकती है, पर उन्हें अपने हाथों से चेहरे पर खुजली नहीं करनी है, इससे निशान बच सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया। उसने डॉक्टर की सारी बातें कहीं ध्यान से सुनी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आदित्य को सभी इंस्ट्रक्शन ठीक से समझाकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य रूम के अंदर आ गया। काव्या अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर डॉक्टर ने कुछ अप्लाई किया था, जिस वजह से अब उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। आदित्य उसके पास बैठ गया। उसने काव्या के चेहरे पर हाथ फिराने के बारे में सोचा, पर तभी उसे लेप नजर आया। इसलिए उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और काव्या की तरफ देखकर डिटर्मिनेशन भरी आवाज में कहा, जिस किसी ने तुम्हारा चेहरा खराब करने की कोशिश की है, अब उसका चेहरा किस तरह से मैं खराब करता हूँ यह वह इंसान भी देखेगा। वही दूसरी तरफ आदित्य के बॉडीगार्ड किंजल को एक अंधेरे कमरे में ले आए थे। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। किंजल रो रही थी, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। आदित्य ने कॉल करके षष्ठी को उसके घर जाने के लिए कह दिया था। हालांकि षष्ठी खुद किंजल को सबक सिखाना चाहती थी, पर वह आदित्य की बात भी नहीं टाल सकती थी। इसलिए वह चुपचाप अपने घर चली गई थी। आदित्य ने उसे कॉल पर बता दिया था कि अब काव्या की कंडीशन ठीक है और डॉक्टर ने उसका इलाज भी कर दिया है। यह जानकर कि अब काव्या बिल्कुल ठीक है, षष्ठी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और उसे कहीं ना कहीं खुशी थी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि उसकी दोस्त को अपनी जान से बढ़कर प्यार करता है। आदित्य का काव्या को इस तरह से सीधा इलाज करने के लिए कैलिफोर्निया ले जाना शशि के दिल को छू गया था। वह अपनी दोस्त के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं किंजल अंधेरे कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, आयशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आती तो आज मेरी ये हालत नहीं हो रही होती। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा भी नाम इन लोगों को बता दूंगी कि यह सारा प्लान तुम्हारा ही था। अगर मुझे टॉर्चर होना पड़ रहा है तो तुम्हें भी होना पड़ेगा। किंजल ने खुद से कहा और अपनी किस्मत पर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में आधी रात को काव्या को होश आया। काव्या ने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा है। उसने जल्दी से साइड में स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश की,
तो उसे लैंप नजर आया। उसने जल्दी से लैंप ऑन किया। वो उठकर बैठ गई। तभी उसे याद आया कि दोपहर में उसके साथ क्या क्या हुआ था। कुछ याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपने चेहरे को छुआ तो उसके जो धब्बे बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे, अब उसे थोड़े छोटे नजर आने लगे। उसने खुद से कहा, मेरे हाथों को क्या हुआ? तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने मजबूती से उसका एक हाथ पकड़ा हुआ है। उसने नाइट लैंप की रोशनी में देखा तो वह कोई और नहीं आदित्य था, जो कि बैठकर उसके सिराने बैठे बैठे ही सो गया था। आदित्य ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आदित्य को देखकर काव्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, हम इतने ज्यादा गंदे और बदसूरत दिख रहे थे, फिर भी आपको हमसे घिन महसूस नहीं हो रही थी। क्या सच में आप इतने अच्छे हो? काव्या आदित्य के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उसने धीरे से आदित्य का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और उठकर खड़ी हो गई। आदित्य गहरी नींद में था, जिस वजह से उसे एहसास नहीं हुआ कि काव्या उठ गई है। काव्या ने साइड टेबल पर देखा, वहां पर पानी का जग रखा हुआ था। उसने एक गिलास पानी लिया और पानी पीने लगी। तभी उसका ध्यान सीधे उसके सामने लगे हुए ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर गया। मिरर में अपना चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा अभी भी काफी डरावना लग रहा था। उसके चेहरे की सूजन थोड़ी कम हो गई थी, पर धब्बे अभी भी नजर आ रहे थे और दाग भी। उसे हल्की हल्की जलन भी महसूस हो रही थी। काव्या ने खुद से अपने चेहरे को टच करते हुए कहा, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया था और हमारी स्किन पर तो कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं, फिर आज कैसे हो गया? उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे से कुछ दवाई जैसी स्मेल आ रही है। वह समझ गई कि जरूर आदित्य ने वहां पर कुछ लगाया होगा। उसने आदित्य की तरफ देखा, जो कि इस वक्त सो रहा था। काव्या दिन भर से सो रही थी, जिस वजह से अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने आदित्य से कहा, हम क्या करें? तभी उसका ध्यान रूम में बनी बालकनी की तरफ गया। वह जल्दी से बालकनी के दरवाजे की तरफ आ गई। उसने दरवाजा खोला और बालकनी में आ गई। यह बालकनी बहुत बड़ी थी। काव्या बालकनी में आकर चांद को देखने लगी। उसे बालकनी में ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा तो उसे वहां पर चांद नजर आया। उसने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चांद दूर से कितना खूबसूरत है, पर पास आने के बाद पता चलता है कि उस पर भी कई दाग हैं। लोगों को सिर्फ खूबसूरती से मतलब होता है। यह सिर्फ कहावत है कि मन अच्छा होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है। पर असल में लोग करते इसका बिल्कुल उल्टा है। लोगों को मन की नहीं बल्कि तन की खूबसूरती से मतलब होता है। अगर आज हमारा चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाए तो कोई भी हमें फिल्म में काम नहीं देगा, क्योंकि लोग हमें देखते ही फिल्म देखना बंद कर देंगे। हो सकता है हमारा सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बचपन से ही उसने एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था और आज पहले ही दिन उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। वह घर से बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ निकली थी कि आज वह पहली बार ऑफिशियली अपनी शूटिंग स्टार्ट करेगी, पर अब उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। उसे यह भी नहीं पता था कि अब डायरेक्टर उसे दोबारा फिल्म में काम देंगे भी या नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका चेहरा पहले की तरह क्लीन और अच्छा दिखेगा भी या नहीं। काव्या ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या नहीं। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं कि अब जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह लगने लगी है, जो हर वक्त एक ना एक झटका देती रहती है। काव्या भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इस तरह से अचानक किसी को अपनी कमर को पकड़ता देखकर काव्या घबरा गई। जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, पीछे खड़े इंसान को देखकर वह थोड़ी शांत हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया में एक बार में एक लड़की अभी भी कई लड़कों के बीच में स्टेज पर डांस कर रही थी। लड़के उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। वह देखने में काफी खूबसूरत थी, पर उन लड़कों का खुद के साथ चिपक चिपक कर डांस करना उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। यह उसके चेहरे पर ही नजर आ रहा था। तभी एक लड़के ने उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, जाने मन चलो ना, एक रात हमारे साथ भी बिता लो। जितने चाहोगे उतने पैसे दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम्हें। उस लड़के की बात सुनकर उस लड़की ने डरते डरते
उसे खुद से दूर करते हुए कहा, सर प्लीज हमसे थोड़ी दूर रहिए। उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर वह लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब उस लड़की की बॉडी कांप रही थी। उसे याद आ रहा था कि 1 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ था। उस लड़की ने जितना हो सकता था उतना तेज चिल्लाते हुए कहा, मैनेजर प्लीज हेल्प मी। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस बार का मैनेजर जल्दी से उस जगह पर आ गया। उसने उस आदमी को उस लड़की से अलग करते हुए कहा, सर प्लीज दूर रहिए। उस लड़के ने गुस्से से मैनेजर को दूर धक्का देते हुए कहा, मुझे ये लड़की चाहिए। इसे बोल, इसे जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। बस एक रात। उस आदमी की बात सुनकर मैनेजर ने शांति से कहा, सर प्लीज आपको अगर इस तरह की फैसिलिटी चाहिए तो हमारे बार में और भी लड़कियां हैं जो ये काम करती हैं। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये सब नहीं करती। मैनेजर की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से से मैनेजर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, पर मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। इस बार मैं इसे माला माल कर सकता हूँ। सतीश पवार नाम है मेरा। उस आदमी की बात सुनकर मैनेजर घबरा गया, पर मैनेजर जानता था कि यह लड़की इस तरह के काम नहीं करती, इसलिए उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज। इतना कहकर उसने आंखों से ही उस बार डांसर को वहां से जाने का इशारा किया। मैनेजर का इशारा मिलते ही वह बार डांसर वहां से भाग गई। वही मैनेजर उस आदमी को समझा रहा था। वह आदमी काफी बड़े परिवार से बिलोंग करता था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, इसलिए वह कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं वह लड़की दौड़ते हुए सीधा बार के वॉशरूम में आ गई और वहां पर फूट फूट कर रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या गरीबी इतना बड़ा अभिशाप है कि हर कोई हमें इस नजरों से देखता है। हर किसी को हम खिलौना लगते हैं जो हमारे साथ खेलना चाहता है। आखिर क्या गलती है मेरी। मैं बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पर डांस करने के लिए आती हूँ, पर इन लोगों को मेरी इज्जत का सौदा करना है। वह लड़की फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक से उसका सर चकराने लगा। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालते हुए कहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। 2-3 दिन से सिर्फ चक्कर क्यों आ रहे हैं। उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले से ही हर रोज कोई ना कोई उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, तो कोई उसे पैसों का लालच देकर अपने साथ एक रात बिताने के लिए कहता था। वह लड़की अभी सबसे परेशान आ गई थी, पर वह चाह कर भी इस जगह को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी ही कमाई से उसके पूरे घर का पेट भरता था। खुद को होश में रखने के लिए उसने जल्दी से अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी और खुद को संभालते हुए बाथरूम से बाहर निकल गई। सभी बार डांसर को कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम दिया गया था। वह सीधा उस रूम में आ गई। उस रूम में पहले से ही 2 लड़कियां थीं। उस बार डांसर को देखकर एक लड़की ने कहा, आसना, क्या हुआ तुम्हें। तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों नजर आ रही हैं। उस लड़की ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस आज ज्यादा थक गई हूँ। इतना कहकर आसना अपने कपड़े बदलने लगी। तभी उनमें से एक लड़की ने आसना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम जानते हैं कि रोज कोई ना कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर तुम जानती हो ना आसना, हम गरीबों की जिंदगी में यही लिखा है। इसलिए रोना धोना बंद करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी जिंदगी मौत से बदतर है। आसना ने उस लड़की की बातें सुनकर आंसू भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देखा, जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने आसना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आसना, हम जैसी डांसर की जिंदगी ऐसी ही होती है। कोई भी हम लोगों को रखेल समझ लेता है। उन्हें लगता है कि हम पैसों के लिए अपना जिस्म बेचते हैं। अगर हमें जिस्म बेचना ही होता तो हम क्यों यहाँ पर नाचने के लिए आई। ये कोई नहीं सोचता। इसलिए आसना, रोने से अच्छा है कि खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि आगे भी कई बार यही होता रहेगा, पर तुम टूट नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च, तुम्हारे माँ बाप की तबीयत का खर्च, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। इसलिए तुम चाह कर भी इस नरक से नहीं निकल सकती। पर आसना, मैं तुम्हें फिर भी कहूंगी, तुम यहाँ डांस करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारे लिए अभी श्राप से कम नहीं है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर हर एक घटिया आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा,
और कब तक तुम खुद को इसी तरह से बचाती रहोगी? हर रोज एक आदमी तुम्हारे साथ इसी तरह की बदतमीजी करता है और तुम रोज इसी तरह से रोकर अपनी तबीयत खराब करती हो सके तो कहीं और जॉब ढूंढ लो और इस नरक को छोड़ दो। उस लड़की की बात सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, शीतल, मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर तुम जानती हो ना कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। और मैं बिना नौकरी मिले इस जगह को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने पैसे कमाना बंद कर दिया तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। शीतल, जो कि दूसरी बार डांसर थी, वह आसना की मजबूरी अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मेरे दोस्त से मैं बात करके देखती हूँ। इसका एक होटल है, अगर तुझे वहां पर वेट्रेस की जॉब मिल जाए तो। शीतल की बात सुनकर आसना ने उम्मीद भरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में तू उसे मेरे लिए पूछेगी? शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी दोस्त है तू, और तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अभी तू रोना बंद कर, और तेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए तू घर चली जा। शीतल की बात सुनकर आसना ने अपना सिर हिलाया और अपने कपड़े बदलकर बाहर निकल गई। इस वक्त उसने एक सिंपल येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। ज्यादा रंग की वजह से उसका चेहरा लाल नजर आ रहा था और उसकी आंखें भी सूजी सूजी लग रही थी, जैसे शायद वह हर रोज ही रोती हो। इस वक्त उसके हाथ में सिर्फ उसकी हैंडबैग थी, जो कि काफी पुरानी लग रही थी। बाहर निकलकर वह तेजी से बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वह बस स्टॉप पर पहुंच गई और वहां पर बस के आने का इंतजार करने लगी। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह ऑटो करके जा सके, इसलिए उसे रोज इसी तरह से बस का इंतजार करना पड़ता था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे और बस स्टॉप पर वह अकेली थी, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर अमीर लोगों का ही आना जाना था, जिस वजह से बस से काफी कम लोग ही सफर करते थे। आसना अभी बस का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे उल्टी हो जाएगी, पर उसने खुद को संभाला और अपने सर को दबाते हुए खुद से कहा, मुझे ये अजीब सा क्यों लगने लगा है? उस दिन से ही। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम बीमार हो गए तो हमारे परिवार का पेट कौन भरेगा? आसना ने खुद से कहा। तभी वहां पर बस आ गई। आसना जल्दी से बस के अंदर चढ़ गई। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। उसका घर काफी पुराना था। घर पर आते ही सबसे पहले उसका ध्यान उसके माँ बाप पर गया, जो कि घर के सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उसके माँ बाप ज्यादा भी बूढ़े नहीं लग रहे थे, पर उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी बड़ी बेटी आसना के ऊपर डाल दी थी और दोनों घर में मजे से एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। आसना को देखते ही उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, पैसे लेकर आई है या नहीं? अपनी माँ की बात सुनकर आसना ने डरते हुए कहा, माँ, आज मैं जल्दी आ गई। मैनेजर ने कहा कि वह मुझे एक हफ्ते के पैसे एक साथ दे देंगे, इसलिए मैं पैसे लेकर नहीं आई। आसना की बात सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से कहा, तुझे पता है ना, बिना पैसों के घर नहीं चलता, तो फिर तू रोज उससे पैसे क्यों नहीं मांगती? जब तू रोज नाचती है तो तुझे रोज पैसे मांगने भी चाहिए ना। अपनी माँ की बात सुनकर आसना ने उन्हें देखकर शांति से कहा, माँ, आप समझती क्यों नहीं है? मैं इस तरह से बेशर्मों की तरह हर रोज पैसे नहीं मांग सकती। वैसे भी वह सब लोगों को महीने में एक बार पैसे देते हैं, पर मेरी मजबूरी को जानकर वह मुझे हर रोज पैसे दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर रोज बेशर्मों की तरह उनसे पैसे मांगूं। अजीब लगता है माँ, और वैसे भी एक हफ्ते में एक बार वह मुझे पैसे दे देते हैं, और उतने पैसों में तुम घर चला सकती हो। आसना की बात सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से कहा, अब तू मुझे बताएगी कि घर चलाने में कितना पैसा लगता है और कितना नहीं? अपने घर वालों के लिए पैसे कमाकर हम पर उपकार नहीं कर रही है तू। तेरा फर्ज है, हमने तुझे छोटे से बड़ा किया, और अब जब तू बड़ी हो गई है, कमाने लायक हो गई है, तो तू हमें पलट कर जवाब देगी? अपनी माँ की बात सुनकर आसना ने हैरानी से कहा, माँ, मैंने आपको पलटकर कब जवाब दिया? आप क्यों मुझ पर गुस्सा कर रही हो? और मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को पालने की अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। पर माँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ आता है, फिर मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं? हर रोज उस बार में डांस करने के लिए जाती हूँ,
ताकि तुम सब लोगों का पेट पाल सकूं। फिर भी तुम घर आने के बाद हर रोज मेरे साथ लड़ाई करती हो। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। आसना की बात सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, नालायक लड़की, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? हम मजबूर हैं। हम दोनों इस उम्र में कहाँ काम करने के लिए जाएंगे, इसलिए तेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अगर मैं तेरे साथ सख्ती से बिहेव नहीं किया तो तू अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएगी। इसलिए मैं तेरे साथ इस तरह से बिहेव करती हूँ। पर तुझे तो मैं हमेशा गलत लगती हूँ। कहकर वह नकली आंसू बहाने लगी। आसना ने मन ही मन कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या मुझसे कितना प्यार करती है। कहकर वह उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली गई। उसका रूम काफी छोटा था पर काफी क्लीन था। अपने रूम में आने के बाद उसने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गई। वह सब कुछ सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ। सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए खुद से कहा, हर कोई मुझे इस नजरों से क्यों देखता है? क्या मेरे सर पर ठप्पा लगा हुआ है कि मैं उस तरह से काम करती हूँ? नहीं, तो फिर ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? वह रोते हुए खुद से कह रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की धीमी आवाज आई। उसने दरवाजे पर देखा तो वहां पर उसे 3 बच्चे खड़े दिखाई दिए। उनमें से 2 लड़कियां थीं और एक लड़का। बड़ी लड़की की उम्र 15 साल लग रही थी। उससे छोटी लड़की की उम्र 12 साल की रही होगी और लड़के की उम्र 10 साल की लग रही थी। ये आसना के भाई बहन थे। उन तीनों को देखकर आसना ने जल्दी से रोना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ। यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम तीनों? आसना की आवाज सुनकर तीनों ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अंदर आ गए और बेड पर चढ़ गए। वह लड़का सीधा आसना की गोद में जाकर बैठ गया। उसने मासूमियत से कहा, दीदी आप रो रही थी? आसना ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, साहिल मैं रो नहीं रही थी। तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हारी दीदी रो रही थी? मैं तो अपने प्यारे साहिल की स्ट्रांग सिस्टर हूँ, तो फिर मैं क्यों रोऊंगी? अपनी बहन की बात सुनकर साहिल ने मासूमियत से कहा, क्योंकि माँ आपको डांट रही थी। साहिल की बात सुनकर आसना ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, माँ तो हमारे भले के लिए डांटती है ना। आसना की बात सुनकर बड़ी लड़की ने कहा, पर दीदी माँ हमेशा आपको ही क्यों डांटती है, जबकि आप अपना काम करके थकार कर घर आती हो। माँ आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह बहुत बुरी है। वह हमेशा आपको परेशान करती है। उस बड़ी लड़की की बात सुनकर आसना ने प्यार से कहा, छवि माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। माँ बस परेशान रहती है कि अगर मैं काम करना बंद कर दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा, तुम तीनों की पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी, और तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारी दीदी है। भले ही मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, पर मेरा वादा है मैं तुम तीनों की पढ़ाई कंप्लीट करके तुम तीनों को ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगी जहां पर मैं नहीं पहुंच पाई। अपनी बहन की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, पर दीदी उसने इतना कहा ही था कि आसना ने प्यार से कहा, साक्षी अब बातें बंद। बताओ मुझे आज तुम दोनों को क्या होमवर्क मिला है और क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? लास्ट टाइम तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम सेकंड आ गई थी। इस बार तुम्हें अच्छे से ध्यान देकर क्लास में फर्स्ट आना है। ओके? अपनी बहन की बात सुनकर छवि, साक्षी और साहिल ने एक साथ कहा, हाँ दीदी, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और क्लास में फर्स्ट भी आएंगे और बड़े होने के बाद आपका नाम भी रोशन करेंगे। अपने भाई बहनों की बात सुनकर आसना मुस्कुराने लगी। उसके घर में बस उसके भाई बहन ही थे जिन्हें उसकी कदर थी, जो उसे इंसान समझते थे, जिन्हें उसका दुख दर्द नजर आता था। वरना उसके माँ बाप के लिए तो वह बस पैसा कमाने की एक जरिया थी। कुछ देर बाद उसके भाई बहन कमरे से चले गए। आसना अभी भी अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। तभी छवि अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आई। ये देखकर आसना ने कहा, तुम खाने की प्लेट लेकर यहाँ क्यों आ गई? मैं बाहर आने ही वाली थी। आसना की बात सुनकर छवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको माँ के पास नहीं जाना, इसलिए मैं खुद ही लेकर आ गई। अब चलो खाना खा लो। छवि की बात सुनकर आसना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। छवि उसके पास प्लेट लेकर आई। आसना ने जैसे ही पहला निवाला खाने की कोशिश की, खाने की स्मेल से उसका जी मिचलाने लगा। उसे अजीब सा फील होने लगा। वह जल्दी से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागने लगी।
यह देखकर छवि ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ दीदी, आप भाग क्यों गई? पर आसना ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में जाकर सिंक में उल्टियां करने लगी। छवि ने खाने की प्लेट ठीक से टेबल पर रखी और वह भी दौड़ते हुए बाथरूम में आ गई। जब उसने आसना को उल्टियां करते देखा तब उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करके बुला लूं? दीदी बोलना। छवि घबराते हुए आसना से सवाल कर रही थी। आसना ने खुद को संभाल लिया और फिर तौलिए से अपना चेहरा पोंछकर शांति भरी आवाज में कहा, नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद मैं कल बाहर का एक बड़ा पाव खा लिया था, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम परेशान मत हो और किसी को बताना भी मत। आसना की बातें सुनकर छवि ने कहा, ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर आप अपना ध्यान रखो। देखो कैसा चेहरा हो गया है आपका, पूरा पीला पीला चेहरा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो। छवि की बात सुनकर आसना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। छवि ने आसना की तरफ देखकर कहा, आप सच में खा लोगी ना दीदी? आसना ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सच में खा लूंगी। मेरी छोटी ने इतने प्यार से मेरे लिए खाना लाया है तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी? आसना की बात सुनकर छवि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद आसना परेशानी से बेड पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ चीजों को देखकर उसका जी मिचलाने लगता था, उसे उल्टी जैसा फील होने लगता था। आज तो उसको उल्टी भी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, जबकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उसने खुद से कहा, ऐसे सिम्टम्स तो, इतना कहकर वह चुप हो गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और वहां पर पीरियड ट्रैकिंग डेट देखी तो उसके पीरियड्स एक हफ्ता लेट थे। यह देखकर उसने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पीरियड तो हमेशा टाइम पर आते हैं। अब आसना का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने याद किया कि कैसे एक महीने पहले उसके और सूरज के बीच में इंटीमेसी हुई थी। उसके बाद सूरज ने उसे कहा भी था कि वह बर्थ कंट्रोल पिल्स ले ले, पर उस वक्त आसना इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने वह पिल्स खाए ही नहीं। ये याद आते ही आसना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरी जान ले लेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आसना खुद में ही बड़बड़ा रही थी। काफी देर तक आसना खुद से ही बड़बड़ करती रही। आखिर में शांत होकर उसने खुद से कहा, मैं इस तरह से डर नहीं सकती। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, मुझे कल ही डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही बार हम लोगों के बीच में बहसा हुआ था और वह भी गलती से। तो फिर मैं कैसे? कहकर वह फिर से डरने लगी, क्योंकि वह जानती थी भले ही वह खुद को हौसला दे रही है, पर जब तक उसके हाथ में रिपोर्ट नहीं होती कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आखिर में थक हार कर वह भी बेड पर सो गई थी। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और वह अपने कमरे में तैयार भी हो चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और भगवान मेरे साथ भी गलत नहीं करेंगे। मुझे यकीन है। आसना खुद को हौसला दे रही थी कि जरूर कुछ और प्रॉब्लम होगी, वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पर फिर भी उसे डॉक्टर के पास जाकर पहले ये कंफर्म करना था कि कहीं सच में तो वह प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ ही देर में आसना अपने मुंह पर स्कार्फ बांधकर एक छोटे से क्लिनिक में पहुंच चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे पहचान ले या फिर कोई सवाल करे कि वह कुंवारी है और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों कराना चाहती है। इसलिए वह इस वक्त एक छोटी सी क्लिनिक के बाहर बैठी हुई थी। वह जानबूझकर किसी बड़े अस्पताल में नहीं गई थी, जिसका रीजन यह था कि उसे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने थे और छोटे हॉस्पिटल में उसका नंबर जल्दी ही लग जाना था। कुछ ही देर में आसना गायनोकोलॉजिस्ट के सामने बैठी हुई थी। गायनेकोलॉजिस्ट ने आसना की तरफ देखते हुए कहा, जी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आसना ने डरते डरते कहा, मुझे अपना प्रेगनेंसी चेकअप कराना है। आसना की बात सुनकर गायनेकोलॉजिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कुछ देर बाद आसना के हाथ में एक प्रेगनेंसी किट देते हुए कहा, आप चेक करके आइए। तब तक
हम आपके ब्लड के सैंपल को टेस्ट के लिए भेजते हैं। आसना अपने हाथ में पकड़ी उस प्रेगनेंसी किट को डरते डरते देख रही थी। कुछ ही देर में वह बाथरूम के अंदर चली गई। इस वक्त उसने चेकअप कर लिया था। वह बस रिजल्ट आने का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी उस किट से नहीं हटी थी। कुछ ही देर में वहां पर दो लाइनें दिखाई देने लगी, जिसे देखकर आसना की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ से प्रेगनेंसी किट छूटकर जमीन पर गिर गई। इस वक्त आसना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने रोते हुए खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? वह तो सिर्फ एक गलती थी और उन्होंने तो कहा था कि वह दोबारा कभी हमारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। फिर इस बच्चे का क्या होगा? नहीं, हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जरूर कुछ गलत रिजल्ट आया होगा। हम दोबारा चेक करेंगे। हमारे भगवान हमारे साथ इतना गलत नहीं कर सकते हैं। आसना खुद से ही बड़बड़ कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, मैडम बाहर आ जाइए। आप अभी 1 घंटे से बाथरूम के अंदर ही बैठी हुई हैं। आपका ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर आसना ने खुद से कहा, प्रेगनेंसी किट गलत बता रही है तो क्या हुआ? ब्लड टेस्ट के रिजल्ट में तो सब कुछ सही समझ आ जाएगा। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर ये प्रेगनेंसी किट खराब थी। वैसे भी मैंने सुना है कि कई किट खराब होती हैं। मुझे इस तरह से नहीं डरना चाहिए। कहकर आसना ने खुद को हिम्मत दी और बाथरूम से बाहर आ गई। आसना इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी और डॉक्टर मुस्कुराते हुए फाइल पढ़ रही थी। आसना घबराते हुए डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही थी। कुछ देर में डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस, प्रेग्नेंट है आप। डॉक्टर की बात सुनकर आसना को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने डरते डरते हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर, क्या कहा आपने? आसना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आसना खुश है या फिर शौक में जाने की वजह से इस तरह से बिहेव कर रही है। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे क्या? इतना कहकर उन्होंने कहा, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर के मुंह से दोबारा वही सुनकर आसना को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसने कस के अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों की कोनों से दो आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने खुद से कहा, सॉरी माँ, सॉरी पापा, मैंने आपका नाम डुबा दिया। अब आप दोनों मुझसे और ज्यादा नफरत करोगे। भाई आसना को रोता देखकर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ आपको? मैम, आप रो क्यों रही हो? आसना ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर उसे इस तरह से रोता देखकर काफी घबरा गई थी। उन्होंने आसना के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज रोना बंद कीजिए मैम। डॉक्टर की बात सुनकर भी आसना चुप नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार सूरज की बातें, कभी उसकी माँ की बातें और कभी उसके पापा की बातें, तो कभी भाई बहनों की जिम्मेदारी, सब कुछ घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वह डॉक्टर को ही कसकर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आसना को हुआ क्या है। डॉक्टर घबराते हुए आसना को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर आसना थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। डॉक्टर को उसे इस तरह से रोता देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। डॉक्टर ने शांति से कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। आसना ने खुद को कंट्रोल किया और कहा, कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना है। इतना कहकर वह बिना डॉक्टर की तरफ देखे वहां से तेजी से निकल गई। डॉक्टर ने भी अजीब तरह से उसकी तरफ देखा और वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आसना सीधा क्लिनिक से बाहर निकल गई। अब उसका डांस बार भी जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी पूरी जिंदगी अजीब सी कसमकस में फंस गई थी। इस वक्त वह रास्ते पर बिना किसी होश के चुपचाप अकेली चल रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल नजर आ रहा था। रास्ते पर चलते लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि वह इस तरह से चल रही थी जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में उसकी माँ की बातें, उसके भाई बहनों का उस पर विश्वास, सब कुछ घूम रहा था। सूरज की कड़वी बातें, सूरज की धमकी, सब कुछ याद करके उसका सर बुरी तरह से फटा जा रहा था।
उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या किस्मत लिखी है भगवान ने मेरी। सिर्फ और सिर्फ दर्द। लगता है भगवान ने सभी लोगों की जिंदगी का दर्द मिलाकर मेरी अकेली की जिंदगी में डालने का डिसीजन ले लिया है। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने भगवान, जो कि आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक दुख खत्म नहीं होता और आप दूसरा कैसे भेज देते हैं मेरी जिंदगी में। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता। आसना खुद से ही कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसके साथ वह अपने दुख बांट सके। बचपन में 12th के बाद उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। स्कूल में भी गरीब होने की वजह से सारे लड़के लड़कियां उससे दूर ही रहते थे। वह अकेली ही 12th तक पढ़ी और उसके बाद उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे यहाँ काम पर भेजने लगी। तब से लेकर अब तक आसना अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए हर रोज अपनी जिंदगी के साथ लड़ाई लड़ती थी। कभी कभी तो अपने माँ के बिहेवियर को देखकर उसे यही लगता था कि यह उसकी सगी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी माँ को उसकी कभी कदर नहीं होती थी। चाहे वह कितनी भी थककर क्यों ना आए, उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ को बस एक चीज से मतलब था, वह था पैसे। आसना भी ये सोच कर ही कि चाहे वह कैसे भी क्यों ना हो, उसकी माँ है, अपने सारे पैसे उन्हें ही दे देती थी। पर अगले ही दिन उसकी माँ दोबारा पैसे मांगना स्टार्ट कर देती थी। आसना ने डांस बार में काम करना इसलिए चुना क्योंकि किसी दुकान पर काम करने से कई गुना ज्यादा पैसे उसे बार में डांस करने के मिलते थे। उसे हर रोज डांस करने के 1000 रुपए मिलते थे, जिस वजह से उसने अब तक बार में अपनी जॉब को नहीं छोड़ा था। और अब उसकी जिंदगी ने दूसरा ही मोड़ ले लिया था। रोते रोते वह काफी दूर आ गई थी। उसे इस बात का खुद भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद वह सड़क के किनारे एक जगह पर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं। अगर माँ को पता चल गया तो वह मेरी जान ले लेंगी। मेरे भाई बहनों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी को पता चला तो सब लोग भी घटिया नजरों से देखेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। मैं क्या करूं। आसना अपने बालों को खींचते हुए खुद से ही कह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके कानों में उसकी माँ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। नालायक लड़की, तुझे कितनी बार कहा है, अब तुझे ही हमारे घर का खर्चा चलाना है। तुझे अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना है। हम अब बूढ़े हो चुके हैं, सब कुछ तुझे ही संभालना है, इसलिए तुझे पैसे कमाने ही होंगे। उसकी आंखों की पुतलियां गीली हो गई थी। अपनी माँ की बातें याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसके कानों में उसकी छोटी बहन छवि की आवाज आई। छवि मुस्कुराते हुए कह रही थी, दीदी आप टेंशन मत लो, हम बड़े होने के बाद आपका पूरा ध्यान रखेंगे। हम बड़े ऑफिसर बनकर दिखाएंगे। आप बस मेहनत करो। कुछ देर बाद आसना ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त बुरी तरह से लाल नजर आ रही थी। ज्यादा रन की वजह से उसे काफी खराब फील हो रहा था। उसे चक्कर जैसे भी लग रहे थे। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और कुछ सोचने लगी। कुछ सोचकर उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे इस बच्चे को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना है, क्योंकि मैं इसे नहीं पाल पाऊंगी और इसके आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे अबॉर्शन कराना ही होगा। आसना ने खुद से कहा। इतना सोचकर वह दोबारा इसी क्लिनिक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। शायद उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना है और इसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में इस वक्त सुबह हो चुकी थी। काव्या अपने बेड पर किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही थी। उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा था। सूजन पूरी तरह से कम हो चुकी थी और धब्बे भी लगभग मिट ही चुके थे। पर फिर भी उसे एक हफ्ता तक रेस्ट करना था। उसने उठकर चारों तरफ देखा तो कमरे की खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके दिमाग में कल रात की बातें घूमने लगी, जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फ्लैशबैक। रात को काव्या बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया। काव्या ने डर के मारे पीछे पलटकर देखा तो पीछे खड़े इंसान को देखकर वह शांत हो गई। उसके पीछे आदित्य खड़ा था, जिसने एक नॉर्मल ब्लैक कलर की शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का ट्राउजर डाला हुआ था।
सिंपल कपड़ों में भी वह काफी हैंडसम लग रहा था। काव्या ने उसे देखकर कुछ कहना चाहा, तभी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उसका चेहरा कैसा नजर आ रहा होगा। उसने आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए, मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत नजर आ रही हूँ, प्लीज। काव्या की बात सुनकर आदित्य उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही मुझे बताओ, क्या खूबसूरती सिर्फ चेहरे से होती है? आदित्य की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। वहीं उसे चुप देखकर आदित्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में चेहरे का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि चेहरा ही सब कुछ होता है। आजकल लोग असली चेहरे पर बड़ा सा नकाब पहनकर घूमते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने सूरज। जितना खूबसूरत चेहरा उतना ही बड़ा धोखा, इसलिए कभी किसी के चेहरे को देखकर उस पर ट्रस्ट मत करना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं कभी किसी का चेहरा देखकर जज नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए भी चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंदर की खूबसूरती इम्पोर्टेंट होती है। पर हम जिस समिति में रहते हैं, इस सोसाइटी में सभी लोगों को सिर्फ चेहरे की खूबसूरती से मतलब है। अगर आप खूबसूरत हो तो वह लोग आपकी तरफ देखेंगे, वरना किसी को आपसे कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो शायद मुझे दोबारा किसी फिल्म में रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस फिल्म देखने आएगी ही नहीं, तो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझे लेकर फिल्म क्यों बनाएगी? यही आजकल की समिति है। और मैंने आपसे इसलिए दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही हूँ। मेरे चेहरे के धब्बे बहुत ही ज्यादा बड़े और घटिया लग रहे हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, यह तुमसे किसने कहा? तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लग रही हो, और घटिया तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कह रहा है। वहीं काव्या के चेहरे के हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। काव्या अभी भी चुपचाप आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने काव्या को पलटकर दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। अब काव्या की पीठ आदित्य की तरफ थी। आदित्य ने काव्या के कंधे पर अपना सर रखकर उस चांद की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना कि चांद में कितने दाग हैं, पर फिर भी वह कितना खूबसूरत है। इस तरह से भले ही अभी तुम्हारे चेहरे पर दाग है, पर तुम भी उस चांद की तरह ही खूबसूरत हो, बेदाग हो। आदित्य की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भले ही आदित्य ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसकी तारीफ की थी, पर फिर भी उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि इस हालत में उसके साथ कोई तो है जो डटकर खड़ा है। काफी काफी देर तक दोनों इसी तरह से चांद को देखते हुए बालकनी में खड़े रहे। तभी आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वह आदित्य की बाहों से निकलकर बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गई। झूला काफी बड़ा था। काव्या उस झूले पर ही लेटकर चांद को देखने लगी। आदित्य ने काव्या को देखा और वह भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने काव्या के पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। यह देखकर काव्या ने हैरानी से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, यहाँ पर बैठने के लिए दूसरी जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं बैठा हूँ। काव्या ने कहा, तो ठीक है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह उठकर बैठने को हुई, आदित्य ने कहा, लेट जाओ। काव्या ने कुछ कहना चाहा, तभी आदित्य ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने कहा लेट जाओ। आदित्य की डांट सुनकर काव्या चुपचाप लेट गई। काव्या कभी चांद को देखती तो कभी आदित्य को। उसके पैर आदित्य की गोद में थे और आदित्य धीरे धीरे उसके पैरों को दबा रहा था। काव्या ने उसे रोका नहीं। काव्या मुस्कुराते उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दी ग्रेट बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह आदित्य कपूर इस तरह से उसके पैर भी दबा सकता है। वह हैरानी से आदित्य को देख रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखकर खुद से कहा, यकीन नहीं होता आपको देख करके, आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। इतनी मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मेरा चेहरा खराब ना हो, इसलिए आप मुझे अपने सारे काम छोड़कर यहाँ कैलिफोर्निया लेकर आ गए, मेरा इलाज कराया। शायद मेरा कोई अपना भी मेरे लिए इतना नहीं करता जितना आप कर रहे हैं।
मैं जानती हूँ कि हमारा साथ बस कुछ वक्त का है, पर मैं इस कुछ वक्त मैं भी आपके साथ हर वक्त हर पल बिताना चाहती हूँ। कहकर वह मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगी। आदित्य को देखते देखते ही उसकी आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वहीं आदित्य जो कि उसके पैरों को धीरे धीरे मसाज करते हुए चांद को देख रहा था, कुछ देर बाद उसने पलटकर काव्या को देखा। काव्या को सोता हुआ देखकर आदित्य ने उसके पैरों को नीचे रखा और खुद उठकर खड़ा हो गया। उसने एक अंगड़ाई ली और काव्या को गोद में उठाकर रूम में आ गया। काव्या अभी भी आराम से सो रही थी। आदित्य ने उसके चेहरे पर देखा। काव्या के चेहरे पर बड़े बड़े धब्बे देखकर उसने मन ही मन कहा, बहुत जल्दी तुम्हारे गुनहगार को सजा मिल जाएगी। और कहकर उसने धीरे से काव्या को उसके रूम के बेड पर लिटाया और खुद रूम से बाहर चला गया। फ्लैशबैक एंड। सब कुछ याद करते ही काव्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में मेरी इतनी परवाह भी कर सकते हो। पर जो कुछ भी आप मेरे लिए कर रहे हो, उस वजह से दिल फिर से आपकी तरफ झुकता जा रहा है। एक महीने में काफी मुश्किल से खुद को संभाला था, पर अब दोबारा आपकी तरफ यह दिल मचल रहा है। काव्या खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने आदित्य पूरी तरह से रेडी होकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसे ही देख रहा था। इस तरह से आदित्य को अचानक अपने रूम में देखकर काव्या हड़बड़ा गई। उसने घबराते हुए कहा, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कब आए? कैसे आए? रूम तो बंद था। काव्या लगातार सवाल कर रही थी। वहीं आदित्य उसके सवाल को इग्नोर करते हुए उसे ही घूर रहा था। यह देखकर काव्या ने कहा, क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? आदित्य ने काव्या को एकटक देखते हुए कहा, देख रहा हूँ कि कोई आंखें खोलकर कैसे सो सकता है। काफी नई तकनीक है, मुझे भी सिखा देना। आदित्य की बात सुनकर काव्या समझ गई कि वह उसे टॉन्ट मार रहा है। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मैं कुछ सोच रही थी, मैं सो नहीं रही थी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा भी क्या सोच रही थी कि तुम्हें सामने खड़ा इंसान दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारे रूम में पिछले 10 मिनट से खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, पर तुम हो कि आंखें खोलकर सो रही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी उंगली अपने मुंह में डाली और नाखून चबाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं सो रही थी, मैं बस कुछ सोच रही थी। आदित्य ने कहा, ठीक है, वह सब छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने हैरानी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? और मैं ऐसे चेहरे के साथ कैसे? उसने इतना कहा ही था कि आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारा चेहरा आईने में देखो एक बार। 90% ठीक हो चुका है, बस 10% धब्बे बाकी हैं। तुम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं लग रही हो कि तुम बाहर भी नहीं जा सकती। तो क्या तुम्हारा एक हफ्ते तक इसी तरह घर में बैठे रहने का प्लान है? अगर है तो तुम रह सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बस पूछने के लिए आया था, तुम्हें नहीं आना तो ना सही। कहकर आदित्य जैसे ही बाहर जाने वाला था, काव्या ने पीछे से कहा, नहीं मैं आ रही हूँ, प्लीज रुकिए। काव्या की आवाज सुनकर आदित्य रुक गया। उसने बिना पीछे पलटे कहा, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर वह तेजी से रूम से बाहर चला गया। वहीं आदित्य के जाते ही काव्या जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई और दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर में वह ब्रश करके और नहाकर बाहर निकल आई। उसने इस वक्त तौलिया लपेटा हुआ था। रूम में आने के बाद काव्या ने खुद से कहा, पर हम कपड़े कौन से पहने? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसका ध्यान कमरे में बड़ी सी अलमीरा की तरफ गया। उसने खुद से कहा, हो सकता है कि इसमें कुछ कपड़े हों। इतना कहकर उसने अलमीरा को खोला। जैसे ही उसने अलमीरा ओपन किया, उसके अंदर के कपड़े देखकर वह हैरान हो गई। हैरानी के मारे उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उस अलमीरा में लड़कियों के हर टाइप के ड्रेस रखे हुए थे और वह भी उसी के साइज के। काव्या के चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई। ड्रेस की बनावट देखकर उसने खुद से कहा, यह तो रश्मि का डिजाइन लगता है। उसने इतना कहा ही था कि उसे रश्मि का लोगो भी दिखाई दिया। उसने खुद से चिल्लाते हुए कहा, वाओ, यह ड्रेस उसने डिजाइन किया है। काव्या ने कुछ और ड्रेस देखी और आखिर में उसने एक रेड और येलो कॉम्बिनेशन की सिंपल सी ड्रेस पहन ली। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा। अपना चेहरा देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी शांति नजर आई, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से काफी ठीक लग रहा था। उसने अपने चेहरे को देखते हुए कहा,
एक दिन में इतना अच्छा असर? लगता है काफी अच्छा डॉक्टर था जिसने मेरा इलाज किया। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो आधा घंटा होने में बस 5 मिनट बाकी थे। काव्या ने खुद से कहा, काव्या जल्दी से बाहर निकल, वरना हिटलर तुझे छोड़कर चला जाएगा। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से तेजी से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, आदित्य जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसका ध्यान अपने आप सीढ़ियों की तरफ चला गया। काव्या को देखकर उसकी नजरें उस पर ही ठहर गईं। वह उसे ही देखने लगा। काव्या धीमे कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ी हुई थी। उसको आदित्य को देखकर न जाने क्यों शर्म आती थी। वह छोटे बच्चों की तरह जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, हम तैयार हो चुके हैं। आदित्य ने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करके ही हमें बाहर जाना है। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तुम आज से पहले कभी कैलिफोर्निया आई हो क्या? नहीं ना? तो चलो चुपचाप घूमने। यहाँ पर आने के बाद एक घर में बैठने से अच्छा है कि तुम बाहर घूमो। आदित्य की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में वह लोग ब्रेकफास्ट करके घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वह लोग बाहर निकले, काव्या घर की खूबसूरती को देखकर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह एक छोटी सी बच्ची लग रही थी जिसने पहली बार यह सब कुछ देखा था। आदित्य भी अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसे ही देख रहा था। वह काफी प्यारी लग रही थी। भले ही इस वक्त उसके चेहरे पर थोड़े दाग धब्बे थे, पर फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नजर नहीं आई थी। आदित्य ने मन ही मन कहा, तुम बिल्कुल किसी खिले हुए गुलाब के फूल की तरह हो। कुछ देर बाद काव्या ने चारों तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे खुद को इस तरह से देखता देखकर काव्या ने खुद को डांटते हुए मन ही मन कहा, काव्या तू इतनी स्टूपिड क्यों है? कैसे भूल जाती है कि यह भी तेरे आसपास है? उसने खुद से कहा और फिर छोटा सा चेहरा बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, मैं भूल गई थी। उसे बच्चों की तरह सॉरी कहता देखकर आदित्य ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, चलो। आदित्य के इतना कहते ही काव्या जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। आदित्य भी दूसरी तरफ से गाड़ी में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। काव्या खिड़की खोलकर बाहर के नज़ारे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे कैलिफोर्निया काफी खूबसूरत सिटी लग रही थी, क्योंकि इंडिया में तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है और विदेशों में काफी अच्छी तरीके से क्लीनिंग की जाती है और वहाँ के लोग भी काफी जागरूक होते हैं। काव्या को यह बिल्कुल एक सपनों का शहर लग रहा था। आदित्य का ध्यान भी उसकी तरफ ही था, जो कि मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे यह सब कुछ कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में विधान इस वक्त अपने घर पर बैठा हुआ था। शूटिंग एक हफ्ते के लिए डिले हो गई थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि काव्या की स्किन के साथ कुछ हुआ है और वह इस वक्त अपना ट्रीटमेंट कर रही है। विधान को काव्या की बहुत याद आ रही थी। उसने काफी बार काव्या के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर काव्या का कॉल ही नहीं लग रहा था और अभी फिलहाल काव्या का कोई मैनेजर भी नहीं था। इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह काव्या के साथ कांटेक्ट कैसे करे। उसे जानना था कि आखिर काव्या के साथ क्या हुआ है और उसकी कंडीशन अभी कैसी है। उसे यह भी याद था कि काव्या की दोस्त किस तरह से उस दिन आयशा और किंजल के साथ बिहेव कर रही थी, बिल्कुल किसी जंगली लड़की की तरह। उसे किसी भी कीमत पर काव्या के साथ बात करनी थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, कृष, मैंने जो कहा था वह काम हुआ? दूसरी तरफ से उसके मैनेजर कृष ने कहा, सॉरी सर, हमें काव्या मैडम का कोई नंबर नहीं मिला। हमने काफी कोशिश की। अपने मैनेजर की बात सुनकर विधान का चेहरा लटक गया, पर उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो। अगर उसके साथ कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका मिले तो। दूसरी तरफ से कृष्ण ने कहा, जी सर, मैं कोशिश करूंगा। अगर मुझे कोई भी जरिया मिला तो मैं आपको बता दूंगा। अपने मैनेजर का कॉल रखने के बाद विधान ने खुद से कहा, काव्या, पता नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मुझे हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है। तुम्हारा वह मासूम सा चेहरा, तुम्हारी वह सादगी भरी बातें कुछ मेरे दिल को छू गया है। आई डोंट नो काव्या कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। बस तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। प्लीज वापस आ जाओ।
कहकर वह बेड पर लेट गया और सीलिंग को घूरने लगा। वह कुछ सोच रहा था, पर क्या, सिर्फ उसे पता था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।